नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा या फिर मेंस परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसका आज पहला वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। आप लोग को बता दें कि 2018 के जो बीपीएससी का 63वीं परीक्षा हुआ था, उससे प्रश्न लिया गया है। तो आप इस वीडियो को टेस्ट के रूप में ले सकते हैं या फिर प्रैक्टिस के रूप में भी इसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए आज के पहले प्रश्न से। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1850, 1895, 1900, 1905। दोस्तों, एक बात बता दें कि आपको ऑप्शन नंबर ई पे खास ध्यान रखना है, जिसमें आपको लिखा गया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई उत्तर नहीं है तो भी आप ई का टिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, फिर भी आप ई को ही टिक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को पारित किया गया था। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने इस अधिनियम को पारित करवाकर पंजाब प्रांत के किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया था। किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने की सुविधा देने हेतु कृषि बैंक और सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत के किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो दोस्तों, ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कर्जन, कर्नवालिस। फिर से ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अच्छा, ये कब किया गया था आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे 1828 ईस्वी में इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लेते हैं। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय ने इस दिशा में सर्वप्रथम कदम उठाया था, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उन्होंने समाज में फैले इस कृति को जड़ से समाप्त करने का निश्चय किया। इस काम में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग का उन्हें पूरा सहयोग मिला था। अंततः वर्ष 1828 में वैधानिक प्रक्रिया द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न 2018 में पूछे गए थे। मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खफ़ी खान, मोहम्मद जीना या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आज मैं ऑप्शन पढ़ ले रहा हूँ, हो सकता है अगले वीडियो से मैं ऑप्शन को पढ़ूंगा नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली के द्वारा नाउ ओवर नेवर पैम्पलेट को लिखा गया था। आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। नाउ और नेवर पैम्पलेट चौधरी रहमत अली ने लिखा था। उस टाइम प्लेट के माध्यम से चौधरी रहमत अली ने एक अलग मुल्क पाकिस्तान का निर्माण की घोषणा करते हुए लिखा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बार बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये किसने बोला था, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रहेगा, रहमत अली चौधरी के द्वारा बोला गया था। तो पाकिस्तान का वास्तविक सृजनकर्ता भी इसे ही माना जाता है। इसी काम को मोहम्मद अली जिन्ना एवं इकबाल ने बखूबी आगे बढ़ाया। इस टेम्पलेट का प्रथम प्रकाशन 28 जनवरी 1933 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों, ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस वेवेल, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पैथिक लॉरेंस तो थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेवेल। वेवेल जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी से थे,
उनके द्वारा वर्ष 1946 में भारत भेजा गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं के साथ मिलकर यह विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामले पर अविलंब समझौता करने हेतु उत्सुक है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे, वर्ड ऑफ टुडे के प्रमुख सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं नौसेना मंत्री अलेक्जेंडर भारत आए थे। अच्छा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। अच्छा, ये कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1924 में की थी। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बेलगांव यानी कर्नाटक में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। आप लोग से मैंने यही प्रश्न पूछा था कि कहाँ यह अधिवेशन हुआ था, तो याद रखिएगा बेलगांव, जो कि ये बार बार भारत के हर एक परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो पहले प्रश्न को और उसके ऑप्शन को पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर किया कीजिए। ये सफलता पाने का एक ट्रिक समझिए या फिर सुझाव समझिए। तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यह सभी में भाग लिया था, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग फटाफट थोड़ा इसका आंसर कीजिए, मैं कमेंट में देखूंगा किसका आंसर सही हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी केवल भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रथम में भी भाग नहीं लिया था और तृतीय में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो अब आइए समझ लेते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में, फिर आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिए। इस सम्मेलन में मुख्यतः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बंटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार विमर्श होता रहा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी सदस्य ने हिस्सा नहीं लिया था, ये भी आपको याद रखना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल और केवल मुस्लिम लीग के सदस्य और डॉक्टर अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। भारतीय उच्चायुक्त के पद किस अधिनियम से सृजन हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन है भारत काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947 या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर किया कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया था। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को समझते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इसके अंतर्गत प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम कर दिया गया, जबकि केंद्रीय नियंत्रण बरकरार रहा। भारतीय कार्य की देखभाल करने हेतु एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, ये आपको याद रखना है 1919 अधिनियम के तहत। दोस्तों, सफलता पाने के लिए किसी भी एग्ज़ाम की सफलता पाना चाहते हैं तो उसके प्रीवियस पेपर को ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं ये समझ में आता है और कितनी बार तो रिपीट प्रश्न भी आते हैं। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ऑप्शन है मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथ नाथ या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो आप लोग आंसर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर है मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा के द्वारा कर्नल वायली की हत्या की गई थी। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को समझ लेते हैं। कर्नल वायली भारतीय सेना का अवकाश प्राप्त अधिकारी था जो लंदन में रहता था। वह वहाँ भारतीय छात्रों की जासूसी करता था। मदन लाल ने कर्नल वायली को 1 जुलाई 1909 को गोली मार दी, जिससे कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह ब्रिटेन में किसी भारतीय द्वारा पहली घटना थी, ये आपको याद रखना है। मदन लाल को 17 अगस्त 1909 को, याद रखिएगा 1909 को फांसी दे दी गई। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। तो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हो गई। बंगाल विभाजन का उद्देश्य बंगाल की राजनीतिक जागरूकता और एकता को तोड़ना एवं हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा बढ़ाना था, याद रखिएगा। परंतु बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन और भी तीव्र हुआ तथा राष्ट्र में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब आइए देख लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड रिपन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग फटाफट लास्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए और आपका कितना 10 में आंसर सही हुआ वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं इसके डिटेल्स को। नवंबर 1904 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। 17 से 20 वर्ष के चयनित युवाओं को साम्राज्य के कैडेट एवं इसकी शिक्षाओं के लिए उन्हें विभिन्न शहरों के मुख्य कॉलेजों की स्थापना की गई थी। जैसे कॉलेज कहाँ कहाँ खुले थे, याद रखिएगा राजकोट, लाहौर, इंदौर और अजमेर आदि शहरों में स्थापित किए गए थे। तो ये थे आज के हमारे टेस्ट सीरीज का पहला वीडियो। आप लोग दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना स्कोर ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।